हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कम ऑनलाइन जीएस। आज के इस सेगमेंट में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर बात करेंगे। पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है। एक जो है भूकंपीय तरंगों के आधार पर, एक स्वेस महोदय ने जो दिया था रासायनिक पदार्थों के उपलब्धता के आधार पर। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को स्याल, सीमा और नीफे में विभाजित किया, तो वहीं पृथ्वी की आंतरिक संरचना को भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्रस्ट, मेंटल और कोर में विभाजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पृथ्वी का आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों के आधार पर। तो भूकंपीय तरंगों के आधार पर ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, जो ये परमाणिक है। ठीक है, तो जिस स्थान पर पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन जहाँ से होता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस, या उसी को कहते हैं हम लोग हाइपोसेंटर। ठीक है, और धरातल पर जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है भूकंपीय तरंगे, उसको अधिक केंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे जो है कि हमारा 3 मंडल है। पृथ्वी जो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा स्थल मंडल कहलाता है। स्थल मंडल के नीचे जो है हमारा दुर्बल मंडल है, और दुर्बल मंडल के नीचे जो है हमारा वो गुरु मंडल कहलाता है। तो कहा जाता है कि भूकंपीय जो प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होती हैं, उनका जो क्षेत्र है वो स्थल मंडल ही है। तो स्थल मंडल में ही भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगे होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले पी वेव्स, अगर नामकरण की हम बात करेंगे तो पी वेव्स को प्राथमिक तरंग कहते हैं, एस वेव्स को द्वितीयक या गौण तरंग कहते हैं, और एल वेव्स को ये धरातलीय तरंग कहलाता है, ये सरफेस वेव्स। अगर प्रकृति की बात करेंगे तो ये अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है पी वेव्स, और एस वेव्स जो होता है अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, और ये सतही तरंग कहलाता है। अगर हम तीव्रता का बात करेंगे तो तीव्रता क्या है, एनर्जी, मतलब किसमें ज़्यादा ताकत है, मतलब तो उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तीव्रता का, तो सबसे अधिक तीव्रता पी वेव्स की होती है, उससे थोड़ा कम एस वेव्स की, और सबसे कम जो होता है वो एल वेव्स की होती है। अगर संचरण के माध्यम की हम बात करेंगे कि किस माध्यम में गुजर सकता है, तो पी वेव्स होता है ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम ये गुजर सकता है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। एस वेव्स केवल ठोस में ही संचरण करता है, पृथ्वी के अंदर केवल ठोस में ही। और एल वेव्स क्या होता है, वो केवल धरातल के ऊपर ही भ्रमण करता है। ठीक है, तो अब होता है कि अब गति, तो गति सबसे अधिक किसका है, तो पी वेव्स का, उससे थोड़ा कम एस वेव्स का, और सबसे कम होता है एल वेव्स का। अगला है पहुंचने का क्रम, तो मतलब समय कौन ज़्यादा लेता है। तो सब, चूँकि ये बहुत तीव्र होता है, गति सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सबसे पहले पहुंच जाता है। इससे थोड़ा कम गति इसका होता है एस वेव्स का, तो ये उसके बाद पहुंचता है। ठीक है, और सबसे अंत में एल वेव्स पहुंचता है। तो एल वेव्स का क्या खासियत है कि पूरा ऊपर सतह पर ही चक्कर लगाता रहता है, तो पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा कर पहुँचता है अधिक केंद्र के पास, तो इसको बहुत लंबा समय लगा जाता है। तो इसको लंबी तरंग, लॉन्ग वेव्स भी इसको कहा जाता है। एल वेव्स को लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है। ठीक है, एल वेव्स मतलब लॉन्ग वेव्स। ठीक है, क्यों कहा जाता है, इसलिए कि पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर यदि केंद्र तक पहुंचता है, तो चूंकि ये बहुत लंबा समय ले लेता है चक्कर लगाने में, यही वजह है कि ये पूरा, और स्पीड भी कम है। तो सोचिए कि धरातल पर ही विचरण कर रहा है और स्पीड भी कम है, तो स्वाभाविक है कि अब नुकसान ज़्यादा कर देगा ये। तो यही वजह है कि ये स्पीड ज़्यादा होते हुए भी सबसे कम विनाश इसी से होता है, पी वेव से, और इससे थोड़ा सा ज़्यादा विनाश एस वेव से होता है, और सबसे ज़्यादा जो विनाशकारी होता है वो आपका एल वेव से, चूँकि ये धरातल पर सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करता है और स्लो होता है, तो एहसास हो जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसानकारी वेव होता है वो एल वेव्स होते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका हो गया तरंगों के बारे में, और इसी तरंगों के आधार पर ही हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हैं। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से हम लोग देखते हैं, एनसीईआरटी का ये पिक्चर है। इसमें क्या होता है कि जब भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, ओरिजिन जहाँ से होती हैं, तो फिर वहाँ से ये अधिक केंद्र पर पहुँचता है, उत्पत्ति केंद्र से ये अधिक केंद्र तक पहुँचा। तो यहाँ जब पहुँचता है तो अब यहाँ से क्या होता है कि देखिए ये जो निकल रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इधर से उधर,
तो देख रहे हैं कि ये सॉलिड क्षेत्र है, ये यहाँ का पूरा पोर्शन जो है ये सॉलिड क्षेत्र है, जो अधिकेंद्र से 105 डिग्री के एंगल तक क्या होता है, पी वेव्स और एस वेव्स दोनों विचरण करता है। ये येलो वाला जो है ये पी वेव्स है और जो ब्लैक है वो क्या है, एस वेव्स है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी के जो ये भाग है, तो ये क्या होता है कि ये लिक्विड होता है। पृथ्वी के अंदर हम बताए हैं स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल है, तो वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि एस जाकर यहाँ गायब हो जाता है। ठीक है, और कुछ मूव कर जाता है उसको छोड़कर, मतलब छिटक जाता है, तो ये छिटक गया। तो यहाँ इसलिए ये एस वेव्स का प्रभाव मतलब इतना ही दूर तक रह पाता है, मतलब अधिक केंद्र से 105 डिग्री के एंगल तक, अधिक केंद्र से 105 डिग्री के एंगल तक। लेकिन पी वेव्स चूँकि सभी माध्यम में संचरण कर सकता है, इसलिए पी वेव्स अंदर प्रवेश कर जाता है। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि अंदर विभिन्न परतों का घनत्व अलग अलग है, तो घनत्व अलग अलग होने के कारण क्या होता है कि वो थोड़ा सा मुड़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ सीधे जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा कर्व हो गया, तो ये देख रहे हैं बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हुआ, फिर अंदर का पार्ट ठोस है फिर चेंज हो गया। तो ये घनत्व अलग अलग होने के कारण बार बार पी बेस अपना रास्ता बदल दे रहा है, कर्व अलग हो जा रहा है, फिर से नया कर्व बना दे रहा है। फिर देखिए ये पी बेस होते हुए फिर ये यहाँ तक पहुँचता है। लेकिन चूँकि ये डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे पी वेव्स, तो ये पी वेव्स का भी कुछ क्षेत्र जो शैडो क्षेत्र होता है, तो ये जो क्षेत्र है ये पी वेव्स का शैडो क्षेत्र है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पी वेव्स का शैडो क्षेत्र है। लेकिन ये संपूर्ण क्षेत्र मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र जो है एस वेव्स का शैडो क्षेत्र है। ठीक है, तो शैडो क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है, छाया क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ पे भूकंपीय तरंगें नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं आप, तो एस वेव्स और पी वेव्स इन दोनों यहाँ पे हैं, परंतु आगे जब देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 105 डिग्री से 105 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो एस वेव्स के लिए जो है उस शैडो क्षेत्र है, और 105 डिग्री से 140 डिग्री तक का जो एरिया है अधिक केंद्र से वो क्या है, पी वेव्स का शैडो क्षेत्र है। और एल वेव्स क्या होता है, धरातल पर ही विचरण करता है, इसलिए उसका कोई टेंशन है नहीं। ठीक है, तो मेन आपका पी वेव्स और एस वेव्स को हमको समझना था, ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना को ये बतला रहा है, पी वेव्स और एस वेव्स, और जिसमें एस वेव्स ही सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के आंतरिक संरचना को डिफाइन करने के लिए कि आंतरिक भाग लिक्विड है, ठोस के नीचे लिक्विड है, ये साबित करने के लिए एस वेव्स का ही हम लोग सहारा लेते हैं। अब ये एनसीईआरटी का मैप्स है, इसको देखते हैं थोड़ा पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। तो पृथ्वी का जो है हमारा त्रिज्या लगभग जो है 6378, देखिए अलग अलग जगह लिखा होता है, कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा 6371 भी मिलेगा, कहीं पे आपको 6373 भी मिलेगा। और देखिए ये एनसीईआरटी का मैप है, यहाँ पे लिखा हुआ 6378। तो देखिए अलग अलग, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लगभग मतलब 6371 70 यही से आसपास पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, थोड़ा वेरी करता रहता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर का है हमारा क्रस्ट कहलाता है, उसके बाद मेंटल, उसके बाद कोर। तो क्रस्ट का जो है औसत मोटाई जो कहते हैं हम लोग, तो 5 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक है क्रस्ट का औसत मोटाई, जिसमें क्या होता है कि जो महासागरीय जो क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर तक होता है, और जो महाद्वीपीय होते हैं वो 30 किलोमीटर तक होता है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि जो बहुत विशाल पर्वतीय क्षेत्र है जैसे एंडीज, रॉकीज, हिमालय, इसके नीचे एनसीईआरटी में जो कथन लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो 70 किलोमीटर तक मोटाई पाया जाता है क्रस्ट का। लेकिन अगर मैप की बात करेंगे एनसीईआरटी का, तो उसी मैप में दे रहा है कि 100 किलोमीटर तक लगभग क्रस्ट पाया जाता है। तो फ्रेंड्स 100 किलोमीटर तक क्रस्ट पाया जाता है। लेकिन अब स्थल मंडल किसको कहेंगे, तो स्थल मंडल की मोटाई धरातल से 200 किलोमीटर तक है। तो 200 में तो मतलब मेंटल का ऊपरी हिस्सा और क्रस्ट पूरा मिलकर स्थल मंडल का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे ये हो गया मेंटल, उसके नीचे मतलब 100 किलोमीटर के नीचे 2900 किलोमीटर तक के भाग को मेंटल कहा जाता है, और 2900 किलोमीटर जो है वहाँ से लेके पृथ्वी के केंद्र तक के क्षेत्र को कोर कहा जाता है। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, पृथ्वी के नीचे 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है,
तो क्रस्ट कहाँ तक, तो एवरेज 100 किलोमीटर तक, 100 से लेके 2900 तक मेंटल और 2900 से लेके पृथ्वी के केंद्र तक जो कि 6371, 6373 या 6378 आप कह सकते हैं। तो यहाँ तक आपका जो है ये पृथ्वी का 3 भाग है। क्रस्ट आपका जो है सॉलिड है और मेंटल जो है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा थोड़ा क्या है वो लिक्विड है और आंतरिक हिस्सा जो है वो आपका ठोस है। उसी प्रकार कोर का भी जो है आउटर हिस्सा जो है लिक्विड है और इनर हिस्सा जो है सॉलिड है। ठीक है, अब है कि देखिए पृथ्वी के नीचे 3 परतें हो गई, तो 3 परत जो हो गया हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट और मेंटल को विभाजित करने वाला एक जो है दरार है जिसको असंबद्धता कहा जाता है, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। तो पृथ्वी क्रस्ट और मेंटल के बीच में एक असंबद्धता, मेंटल और कोर के बीच में एक असंबद्धता। लेकिन चूंकि क्रस्ट भी 2 भाग में बटा हुआ है, पूरा क्रस्ट भी एक फॉर्म में नहीं है बल्कि वो भी 2 भाग में बटा हुआ है डेंसिटी के आधार पर। तो क्या होता है कि अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मतलब आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, ठीक है, जो बोलिए सब चलेगा। उसका मेंटल है तो मेंटल भी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ठीक है। फिर उसका कोर भी है, आउटर कोर, इनर कोर। तो अब है कि कुल मिलाकर 5 असंबद्धता पाया जाता है, अपर है ना, क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, फिर अपर मेंटल लोअर मेंटल के अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, अपर कोर लोअर कोर के बीच में। तो इसको हम आगे बढ़िया से देखते हैं इसी चीज़ को, इसको फ्रेंड बढ़िया से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है हमारा मोहोविसिक असंबद्धता है और मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग-बिसाट असंबद्धता है, ठीक है। लेकिन अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में हमारा है कोनराड असंबद्धता, ठीक है। कोनराड असंबद्धता देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोनराड असंबद्धता। तो ये क्या है, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। फिर है कोर क्रस्ट और मेंटल के बीच में आपका जो है मोहोविसिक असंबद्धता। उसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में आपका रेपेटी, और मेंटल और कोर के बीच में आपका क्या है, गुटेनबर्ग-बिसाट। और फिर आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आपका है लेहमैन। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका टोटल 5 असंबद्धता हो गया, ठीक है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता, ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोविसिक असंबद्धता, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में रेपेटी असंबद्धता, मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग-बिसाट असंबद्धता, और आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता। एक प्रकार का दरार है जो उसको विभाजित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और चीज़ समझने हैं फिर ऊपर कि जो क्रस्ट है हमारा वो ठोस है। उसके बाद मेंटल, तो मेंटल का ऊपरी हिस्सा लिक्विड है जिसको दुर्बल मंडल कहा जाता है, और निचली हिस्सा ठोस है। उसी प्रकार कोर का ऊपरी हिस्सा जो लिक्विड है और आंतरिक हिस्सा जो है वो ठोस है। सब कुछ लिखा है फ्रेंड्स, देख रहे हैं, पूरा क्लियर मैंने कर दिया है कि क्रस्ट आपका ठोस है, मेंटल का ऊपरी हिस्सा लिक्विड है, आंतरिक हिस्सा सॉलिड है। उसी प्रकार कोर का बाहरी हिस्सा लिक्विड है और आंतरिक हिस्सा ठोस है, ठीक है। तो ये जो अब हम बात करते हैं कि ये इस मैप का, इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है स्थल मंडल के बारे में। तो स्थल मंडल जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसको ओसेनिक क्रस्ट कहते हैं, तो अब देख ही लिए कि महासागरीय जो क्रस्ट है उसका औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, और महाद्वीपीय जो क्रस्ट है उसका औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। लेकिन स्थल मंडल का जो विस्तार है वो 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। स्थल मंडल का विस्तार हमारा 200 किलोमीटर तक है। और स्थल मंडल के नीचे, मतलब इस स्थल मंडल में क्या होता है कि मेंटल का कुछ ऊपरी हिस्सा भी शामिल है। उसके बाद एक दुर्बल मंडल क्षेत्र आता है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, जो कि आपका मेंटल का ही हिस्सा होता है, एस्थेनोस्फीयर इसको कहा जाता है। ये 400 किलोमीटर तक एनसीईआरटी के हिसाब से 400 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, 200 से 400, ये दुर्बल मंडल है। दुर्बल मंडल मतलब लिक्विड फॉर्म में, मतलब इसको प्लास्टिक कहा जाता है, एक तरह का प्लास्टिक है। इसका डेंसिटी जो है स्थल मंडल से ज़्यादा होता है,
तो स्थल मंडल का डेंसिटी कम होता है और दुर्बल मंडल का डेंसिटी अधिक होता है। तो इसी वजह से स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, स्थल मंडल दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। यही वजह है कि स्थल मंडल के जो बेस वाला हिस्सा है वो प्लेट कहलाता है। तो स्थल मंडल वास्तव में कहाँ स्थित है? प्लेट पर स्थित है। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी पर 7 मुख्य प्लेट पाए जाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे ऊपर हो गया लिथोस्फीयर, स्थल मंडल 200 किलोमीटर तक, स्थल मंडल के नीचे दुर्बल मंडल 400 किलोमीटर तक, और उसके नीचे का जो पूरा क्षेत्र है वो कहलाता है बेरिस्फीयर, मतलब गुरुमंडल, जिसको मुख्यतः कोर कहते हैं। मतलब कोर को ही गुरुमंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये महासागरीय क्रस्ट है और ये आपका महाद्वीपीय क्रस्ट है। तो ये चूँकि एक प्लेट है तो स्वाभाविक है कि प्लेट विचरण भी कर सकता है, चूँकि लिक्विड पर तैर रहा है तो टकरा भी सकता है। तो ये एक दिखाया गया है कि यहाँ पर कैसे प्लेट आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेट टकराते हैं, देख रहे हैं टकरा रहा है, तो एक प्लेट नीचे चला गया। तो इसको विस्तार से हम लोग समझेंगे आगे। तो ये हो गया हमारा स्थल मंडल, दुर्बल मंडल और आपका जो है गुरुमंडल, बेरिस्फीयर, है ना, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर और बेरिस्फीयर। तो आपका ये पृथ्वी के अंदर का मंडल भी समझ में आपको आ गया, क्लियर। अब आइए पृथ्वी का आंतरिक संरचना, जिसको कहते हैं ना क्रस्ट, मेंटल और कोर, स्याल, सीमा और नीफ है। इससे रिलेटेड भी बहुत सारे डाटा संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब है कि अब परसेंटेज इन द अर्थ वॉल्यूम, पृथ्वी के आयतन में क्रस्ट का योगदान, तो मात्र फ्रेंड्स 1%। ठीक है, क्रस्ट का जो आयतन है कुल पृथ्वी के कुल आयतन का 1% है। और आपका इसका जो आयतन है ये जो है परसेंटेज इन द अर्थ मास, मास का मतलब द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान में क्रस्ट का योगदान या स्याल का योगदान केवल 0.5% है। और इसका डेंसिटी जो औसत घनत्व जिसको कहा जाता है तो 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। उसका मेंटल और सीमा की अगर हम बात करेंगे तो ये पृथ्वी के कुल आयतन का 84% हिस्सा कवर करता है। और द्रव्यमान की बात करेंगे तो 67% हिस्सा ये कवर करता है। और इसका जो घनत्व है वो क्रस्ट के घनत्व से थोड़ा सा ज़्यादा है, 3.3 से 5.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व है। अगर हम बात करेंगे कोर या नीफे का, तो पृथ्वी के कुल आयतन में 15% योगदान इसका है। अगर द्रव्यमान का बात करेंगे तो 32.5% इसका योगदान है। और घनत्व सबसे ज़्यादा इसका होता है 9.5 से लगभग 14.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका औसत घनत्व होता है। तो ये बेसिक डाटा है फ्रेंड्स, ये एकदम हर हाल में संभावना रहता है कि एग्जामिनेशन में पूछा ही जाए। अब हम संरचना की बात करेंगे, कंपोजिशन, पृथ्वी के अंदर जो कंपोजिशन है या पृथ्वी के ऊपर जो कंपोजिशन है, ये दोनों एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं साइंस में, मतलब केमिस्ट्री का हिस्सा इसको माना जाता है। तो जैसे अब क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्रस्ट में ऑक्सीजन पाया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो ऑक्सीजन लगभग 47%, और दूसरे स्थान पर सिलिकॉन और तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो होता है वो अधातु होते हैं और धातु एल्युमिनियम होता है। तो कभी कभी फ्रेंड्स फंसाने के लिए भी पूछा जाता है कि पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व कौन है। तो हम लोग तो समझते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये सवाल धातु से पूछता है, इसीलिए 8% होकर भी सबसे ज़्यादा जवाब एल्युमिनियम हो जाता है। तो 3 जरूर याद रखिए, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। तो चूँकि सबसे ज़्यादा जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम है ना, सियाल, इसी के नाम पर स्वेस महोदय ने क्रस्ट का नामकरण किया था सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सियाल। ठीक है, अगर हम पूरे पृथ्वी का अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे ऑक्सीजन है और तीसरे स्थान पे सिलिकॉन है। ठीक है, पूरे संपूर्ण पृथ्वी का हम बात करेंगे तो ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके अलावा देखिए हमारा चार्ट है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो क्रस्ट बोले तो ऑक्सीजन, इंटायर अर्थ बोले तो आयरन। इसी को फ्रेंड्स आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये चार्ट है हमारा उसी चीज़ का, जिस चीज़ को आपने पढ़ा। देखिए सबसे ज़्यादा क्या परसेंटेज है, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा है ना। और यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, तो ये आपका आयरन का है। ठीक है,
34.6% यहाँ लगभग। तो ये चार्ट भी आपको देखने से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा क्रस्ट में पृथ्वी के ऊपर वाला हिस्सा में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, और उसके बाद पूरे पृथ्वी का बात करेंगे तो वो वहाँ हो जाएगा आयरन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कि सियाल, सीमा, नीफे का नामकरण कैसा पड़ा। तो सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम, तो क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम अधिक है इसलिए उसका सियाल नाम पड़ गया। मेंटल का नाम है सीमा। सीमा क्यों, तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यही वजह है कि उसका नामकरण कर दिया गया सीमा। और कोर में क्या पाया जाता है, तो मतलब फेरस और निकेल पाए जाते हैं, तो नीफे, निकेल एवं फेरस। तो निकेल फेरस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी वजह से उसका नामकरण कर दिया गया नीफे। और नीफे को ही कोर कहा जाता है या कोर को ही नीफे कहा जाता है। तो सियाल, सीमा, नीफे स्वेश महोदय के अनुसार, और क्रस्ट, मेंटल, कोर है ना भूकंपीय तरंगों के आधार पर। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, चूंकि अब देखिए जिस जगह पे हम रहते हैं उसको भूमि कहते हैं। और भूमि किस पर स्थित है, हमारा स्थल मंडल पे। और स्थल मंडल क्या कर रहा है हमारा, वो प्लेट पे तैर रहा है। तो स्थल मंडल किस पर है, तो प्लेट। तो प्लेट कितने हैं, तो 7। तो 7 प्लेट है हमारा मेजर, जो संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ है। तो उसी वो स्थल मंडल उसी प्लेट पर है। और ये प्लेट क्या हो रहा है, दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। ठीक है, यही प्लेट दुर्बल मंडल के ऊपर तैर रहा है। तैरते तैरते कभी कभी दूर चले जाते हैं, कभी कभी निकट हो जाते हैं। तो मेजर प्लेट पूछे तो 7, और लघु प्लेट का कोई संख्या निर्धारित नहीं है, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे इंडियन प्लेट, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का लघु प्लेट कहलाता है। तो मेजर प्लेट को याद रखना है कि कौन मेजर प्लेट है। तो मेजर प्लेट जो हमारा अफ्रीकन प्लेट, अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट। तो ये 7 प्लेट जो है मेजर प्लेट, और बाकी लघु प्लेट बहुत सारे हैं। यही प्लेट खिसकते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी निकट हो जाते हैं। तो इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्लेट का किनारा कभी कभी दूर हो जाता है, कभी कभी निकट होता है। तो ये होता है कि रचनात्मक किनारा। तो रचनात्मक किनारा, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन किसको कहा जाता है, तो 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशील होते हैं। जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगा, तो जब दूर जाएगा फ्रेंड, तो सोचे प्लेट किसके ऊपर है, दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल पर तैरता हुआ प्लेट जब अलग होगा, तो स्वाभाविक है दुर्बल मंडल से के नीचे का लिक्विड ऊपर आने लगेगा। इसी को कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं मैग्मा। द प्लेट अब दूर जाएंगे तो नीचे का मैग्मा ऊपर आएगा, कवर करने के लिए, जगह जो बना गैप हुआ उस गैप को भरने के लिए। तो मैग्मा का स्रोत हमारा दुर्बल मंडल, एस्थेनोस्फीयर हमारा मैग्मा है। वही मैग्मा ऊपर आता है तेजी से, तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। और वही मैग्मा धीरे धीरे आता है, तो उसको रिसाव जब होगा तो कटक का निर्माण होगा। तो पृथ्वी के सतह पर जब प्लेटें दूर जाएंगी, तो दूर जाने से क्या होता है कि खाली स्थान बनता है ना, दोनों के मध्य एक भ्रंश या दरार पड़ जाता है। ठीक है, जब दूर जाएगा तो जिसके सहारे एस्थेनोस्फीयर का मैग्मा ऊपर आता है और ठोस होकर नवीन भूपर्पट्टी का निर्माण करता है। तो अतः इन प्लेट है ना किनारों को रचनात्मक किनारा, चूंकि निर्माण कर रहा है, रचनात्मक किनारा डाइवर्जिंग प्लेट। ठीक है, और इसी तरह की प्लेटें अपसारी प्लेटें कहलाता है। तो अपसारी प्लेट, डाइवर्जिंग प्लेट या रचनात्मक प्लेट। ठीक है, तो ये अभी जस्ट जो एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, संभवतः उसमें एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है डाइवर्जिंग प्लेट से, कटक का निर्माण कैसे होता है, तो डाइवर्जिंग प्लेट के कारण। प्रत्येक महाद्वीप महासागर में क्या होता है कि मध्य भाग में कटक पाए जाते हैं। प्रत्येक महासागर के मध्य में लगभग कटक पाए जाते हैं, उसको मध्य महासागरीय कटक कहा जाता है। सबसे फेमस कटक जो है अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, एकदम नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, एकदम लंबा एकदम है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा विनाशात्मक किनारा। जब प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं, जब प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं तो क्या होता है कि पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ठीक है, तो जब टकराती हैं तो बहुत विनाश होता है वहाँ पे और पर्वत का निर्माण होता है। तो जब कहा जाता है कि ये तापीय संवहन तरंगों के अधोमुखी स्तंभों के ऊपर अवस्थित होते हैं। ठीक है, इससे 2 प्लेटें अभिसरित होती हैं एवं आपस में टकराती हैं। इस प्रक्रिया में अधिक घनत्व की प्लेटें कम घनत्व की प्लेट के नीचे छेपित सबडक्ट हो जाती हैं। तो अब क्या है कि अधिक घनत्व वाला कम घनत्व पर टकराता है, तो अधिक घनत्व वाला ही नीचे चला जाता है। इस क्षेत्र को बेनी ऑफ मेखला या बेनी ऑफ जोन
कहते हैं। चूँकि यहाँ प्लेट का विनाश होता है इसलिए इसे विनाशात्मक किनारा कहते हैं। ठीक है, ऐसे प्लेटें अभिसारी प्लेट या कन्वर्जिंग प्लेट कहलाती हैं। तो पर्वत का जो निर्माण होता है वो इसी विनाशात्मक किनारों के कारण होता है। तो जैसे प्रशांत महासागर का प्लेट जो है टकरा गया उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के प्लेट से। यही वजह है कि ऊपर नॉर्थ अमेरिका के जो है आप देखेंगे पश्चिमी हिस्से में क्या बना, तो एंडीज रॉकीज पर्वत, और साउथ अमेरिका में देखेंगे तो एंडीज पर्वत। तो क्या हुआ, प्रशांत महासागरीय प्लेट से उत्तरी अमेरिका का प्लेट और नीचे दक्षिणी अमेरिका का प्लेट टकराया। तो महासागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है तो वो नीचे चला गया। मतलब दो सिनारियो है। एक सिनारियो है कि जब प्लेट आपस में दूर भाग रहा है, ठीक है, प्लेट आपस में दूर भाग रहा है तो यहाँ बनेगा कटक। ठीक है, और जब प्लेट टकरा गया तो जो आपका ये सिनारियो हो जाएगा। तो जब टकराएगा तो स्वाभाविक है ऊपर वाला हिस्सा ये उठेगा ना, तो जो उठा हुआ हिस्सा है यही पर्वत कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या, तो ये महासागरीय प्लेट है और ये स्थलीय प्लेट है। तो जब स्थलीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराएंगे तो महासागरीय प्लेट स्थल के नीचे चला जाएगा और स्थल का हिस्सा ऊपर उठ जाएगा तो वही पर्वत बन जाता है। तो फ्रेंड्स, तो ये आपका जो हमारा वीडियो है कंप्लीट आंतरिक संरचना पर आधारित है। लगभग इसे 50-60 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स।